आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था। मैंने एम लक्ष्मीकांत के 100 लेक्चर्स लिए हैं, शानदार तरीके से पॉलिटी को कवर किया है, वो आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे सब कवर्ड है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट। ये 5 जजमेंट ने पूरे भारत के जज्बात बदल दिए, भारत को बदल के रख दिया है। देखिए, वैसे तो जजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से अयोध्या जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शंकरी प्रसाद बहुत, AK गोपालन केस हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरी चॉइस है, ये मेरे पिक है। मेरे हिसाब से इन जजमेंट्स ने भारत को बदल के रख दिया। तो हम बात करेंगे टॉप 5 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट क्यों नहीं सर? अरे यार, हाई कोर्ट में अगर कोई जजमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। तो हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब मत करो चैनल को सब्सक्राइब। कर ही नहीं रहे हो यार, कर दो। कम ऑन, ग्रोथ चाहिए यार, ग्रोथ। जब हम देखते हैं ऊपर जा रहा है ग्राफ, बहुत अच्छा लगता है। हम भी नए नए लेक्चर्स लाते हैं, करो यार, कम ऑन। सो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे लगभग 22,000 के करीब सब्सक्राइबर है, वहां पे जाओ, उस चैनल को फॉलो करो, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, और खबरी ऐप कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ इंडिया, पहले मैं टॉप 10 करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले टॉप 5 से शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आया उसके बाद मैं सीरीज को आगे बढ़ा दूंगा। देखो, इसको समझने के लिए 2 केस हम एक के बाद एक समझेंगे, गोलकनाथ और एक केशव नंदा भारती। वैसे केशव नंदा भारती मैंने कवर किया है एम लक्ष्मीकांत में, वो भी आप देख सकते हैं। गोलकनाथ, सबसे पहले आप समझो फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मूलभूत अधिकार जो एक तरीके से डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखते हैं। उसमें आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिट्स है ना, वो रिट्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब उनको चेंज किया जा सकता है। संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए, दैट विल बी नल एंड वॉइड। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत ही यहां से होती है। फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए दोस्तों ये आर्टिकल रखा गया है, जिसको आर्टिकल 13 बोला जाता है। आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई कानून आएगा, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा आपका? राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या, मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता देता हूं। अभी हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 और 18 टिल 18। देखो, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन सब पे मैंने लेक्चर लिए हैं, आप देख लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत प्लेलिस्ट खोल लीजिए। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14, 18। मतलब आर्टिकल 12 और 13 में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया है। आर्टिकल 13 में बताया है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाए या फंडामेंटल राइट को चेंज करे, वो खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है राइट टू इक्वालिटी, फिर 18 से लेकर मतलब 19 से लेकर 22 तक है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी 31, सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली इसको अमेंड कर दिया था, 344th अमेंडमेंट में आया था ये, इसको हटा दिया था, ये लीगल राइट हो गया था। अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, मैंने शायद 7 बोल दिया था, आई एम रियली रियली सॉरी, माफी दे दीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो अभी हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो अगर आप इन फंडामेंटल राइट, जो हमारे सबसे बड़े मूलभूत अधिकार जो एक सिटीजन को एम्पावर करते हैं, अगर इसको कोई भी चेंज करेगा तो इतना समझ लो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। गोलकनाथ से पहले केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें यह बोला गया, देखो, एक आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 368 में बोला है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है। अब वो डिफाइंड नहीं है, समझ रहे हो? अमेंडिंग पावर मतलब क्या वो आर्टिकल 13 को खत्म कर सकते हैं? हां। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये वर्डिक्ट आया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अमेंडिंग पावर है, और वो हमारे संविधान को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। आर्टिकल 368 में कैसे अमेंडमेंट होता है उस पर भी मैंने पूरा लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था।
अरे फिर तो देखो यार, फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं होंगे तो फायदा क्या है? डिक्टेटरशिप नहीं आ जाएगी, काहे की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट से ही तो डिफाइंड है, नागरिकों का अधिकार, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। शंकरी प्रसाद में बोला गया ऐसा है, फंडामेंटल राइट्स को किया जा सकता है चेंज, लॉ ला सकते हैं हम, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा जजमेंट था, सब हिल गए थे। इसी में दोस्तों एक तो आर्टिकल 13 और एक है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में यह है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट आया, देखो शेड्यूल 9 जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे क्योंकि उनको जमीन की जरूरत थी, तो कोई भी ऐसा एक्ट आया जो लैंड रिफॉर्म से डील करता है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक है। शेड्यूल 9 का ये जो एक्ट है, ये एक तरीके से नागरिकों को कम कर रहा है। तुम्हारी कल सरकार जमीन खरीद लेगी, उस पर एक्वायर, और तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके, देन उसके बाद आया 17th अमेंडमेंट एक्ट। 17th अमेंडमेंट एक्ट और शेड्यूल 9 में और एक्ट लेके आया, शेड्यूल 9 को और एम्पावर किया। तो आपको आर्टिकल 13 समझना और शेड्यूल 9 समझना है। अब हम आते हैं गोलकनाथ। इसके बाद एक और आया था दोस्तों, मतलब एक और केस आया था शंकरी प्रसाद के बाद दोस्तों, सज्जन सिंह केस आया था। बट उसमें भी यही था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप बदल सकते हैं, मतलब एक तरीके से अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन उसके बाद आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हिला के रख दिया। ये दो भाई थे, गोलकनाथ केस की बात करें, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। इनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, 500 एकड़ की जमीन। अब शेड्यूल 9 है यहां पे सरकार के पास, तो शेड्यूल 9 के तहत पंजाब सरकार ने यह बोल दिया कि भैया आप अपनी जमीन बांट दो। उस समय जमीन जो है वो जमींदारों के पास रहती थी, आप अपनी जमीन बांट दो और आपके पास खाली 50 से 60 एकड़ रहेगी। आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कल को कोर्ट बोले कि आपकी प्रॉपर्टी अब आधी से आधी रह जाएगी, बाकी बांट दो। मुश्किल है ना, कौन, ये आपकी प्रॉपर्टी है, भले ही कितना भी अन्याय आपने किया हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी, तो इसके लिए कोर्ट है, हमारे पास आर्टिकल्स है, हमारे पास हमारा संविधान है। तो भैया गोलकनाथ, ये नाथ ब्रदर्स जो हैं, ये चले गए कहां पे, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद आया ऐतिहासिक जजमेंट। 11, उस समय ये रिकॉर्ड है, 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 6:5, 6 लोग फेवर में थे, 5 लोग अगेंस्ट में थे। अब इसमें जो दोस्तों आया, जो फैसला आया गोलकनाथ में, यह बोला गया कि देखो बेटा, पार्लियामेंट जो है वो संविधान को नहीं बदल सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती। दे हैज नो पावर टू कर्टेल दी फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। लेकिन अभी भी गोलकनाथ केस में डिफाइंड नहीं था। आर्टिकल 368 के तहत जो पावर है पार्लियामेंट के पास, इट हैज नो पावर टू कर्टेल दी फंडामेंटल राइट, या कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स को खतरा पहुंचे। यह तो ऐतिहासिक है। समय आई थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने बोला अच्छा चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। इंदिरा गांधी ने एक के बाद एक अमेंडमेंट पास किए। सबसे इंपॉर्टेंट है 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, अब यहां से केशव नंदा केस की भूमिका शुरू होती है। 24th अमेंडमेंट एक्ट में यह था, कोई भी प्रोविजन को अंडर 24th अमेंडमेंट एक्ट बदला जा सकता है। सब हिल गए, बाप रे। फिर 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, 25वें अमेंडमेंट में जमीन ली जा सकती है। केशव नंदा भारती इसी में फंस गए। केशव नंदा जो है वो, केशव नंदा भारती मठ चलाते थे केरल में, और केरल सरकार ने इनका मठ ले लिया। अब फिर उसके बाद नाना भाई पालकीवाला, जो कि सुपर हीरो हैं, हमारे गजब के लॉयर हैं दोस्तों, और उन्होंने शानदार केसेस, जो अगर आप लिस्ट देखेंगे, ज्यादातर केसेस में वकील वही थे जो ऐतिहासिक जजमेंट है, उन्होंने केशव नंदा को कन्विंस किया और वो सुप्रीम कोर्ट गए। और 1973 में दोस्तों पहली बार 13 जजेस की बेंच बैठी थी, 7:6 से ये डिसीजन आया था। अब आप देखो क्या शानदार डिसीजन, केशव नंदा भारती में ये डिसीजन आया कि बदल डालो। 7 जजेस ने बोला, 13 जजेस की बेंच थी, 7-6 से रूलिंग हुई कि सब कुछ खत्म कर दो, बदल डालो, जो मन है बदल दो, तोड़ दो पूरे संविधान को, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ भी नहीं लगाओगे, खेल खत्म।
हिला डाला ना, सुप्रीम कोर्ट लाइक हिला डाला ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चीज बोल दी है, सब के सब सकते में आ गए। बोले भैया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? पता ही नहीं, कुछ नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर केस टू केस वेरी करेगा, हम डालते रहेंगे। ये ठीक वैसी ही बात है, आपके घर को कोई तोड़ने आ रहा है, आप बोल रहे हैं हाँ घर को तोड़ दो, खत्म कर दो, एकदम मिट्टी में मिला दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई हाउस को तुम नहीं तोड़ोगे। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? आपकी जमीन, आपकी दीवार, आपका बेड, आपका टीवी, आपकी खिड़कियां। अबे तो घर बच गया ना। बेसिक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली सब कुछ आ गया। 20 से ज्यादा लिस्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, यूनिटी, फ्रीडम, केस टू केस वेरी करती है। अभी जैसे जुडिशियल एनजेएसी एक्ट था, आर्टिकल 13 के तहत उसको खत्म कर दिया। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा था। तो कोई भी ऐसा एक्ट आएगा, कुछ भी ऐसा एक्ट आया या कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए, हम बदल डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। 24th में इंदिरा गांधी ने बहुत बढ़िया चाल चली। 24वें अमेंडमेंट में क्या था कि हम तो अमेंड कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, कोई नया लॉ लेके नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 13 में लॉ था ना, लॉ आप नहीं ला सकते, नया लॉ नहीं ला सकते, चेंज का उसका अमेंडमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। तो हम तो चेंज कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट तो सबके हो जाते, सब कुछ बदल जाता, क्या कर सकते थे आप। लेकिन 1973 में केशव नंदा भारती केस ने ये बोला 7:6 में जो फेवर आया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर मत बदलो, बेसिक स्ट्रक्चर में सब आ गया। और ये दोस्तों ऐतिहासिक जजमेंट है, इसने डेमोक्रेसी को बचा लिया। आप ये समझ लीजिए, डेमोक्रेसी को बचा लिया। इससे पहले का अमेंडमेंट 38 या 39 में थोड़ा भूल गया हूं, उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। भैया जब गोलकनाथ केस आया, उसके बाद 24th अमेंडमेंट आया, तो एक के बाद एक धड़ाधड़ अमेंडमेंट आए। इंदिरा गांधी रुकी नहीं, एक के बाद एक अमेंडमेंट उन्होंने पारित किए, जिसने पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा ताकत दी। पार्लियामेंट मतलब पार्टीज को, मतलब जो प्रधानमंत्री उसको इतनी ज्यादा ताकत दे दी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन केशव नंदा भारती केस ने एक अपना वो जो डिसीजन आया, सब खत्म कर दिया, एक वक्त में सब खत्म कर दिया, जज्बात बदल दिए एकदम। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंदिरा साहनी केस की। इंदिरा साहनी भी एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, ये रिजर्वेशन के बारे में बताता है। देखिए 1980 में जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमिटी थी, बीपी मंडल हेड कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में यह था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलेगा, 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मिलेगा। ये इस रिपोर्ट में था, रिपोर्ट थी, सरकार एक्सेप्ट करते नहीं करते वो उसके ऊपर है। वीपी सिंह की सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 1990 में वीपी सिंह ने वैसे ही बोल दिया था कि जब हम आएंगे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1990 में ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, 27% वैकेंसी जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगी। यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा 27% विल बी गिवन टू दी ओबीसी। इंदिरा साहनी जो कि एक एडिटर थी और बहुत ही शानदार लेडी थी, जबरदस्त लेडी थी, उनके 3 चीजें थी, 3 आर्ग्यूमेंट्स थे। सबसे पहले ये जो एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन है, इट इज अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 को, जो कि राइट टू इक्वालिटी वैसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है, उसका हनन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी का हनन है। ये सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। दूसरा आर्गुमेंट यह था कि कास्ट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो बैकवर्ड है कि नहीं है। तीसरा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी रिस्क पे है ना, यहां पे बात हो रही है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की। अगर यहां पे ऐसे लोग आएंगे तो मे बी रिस्की हो ये। तो 5 जजेस की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट और उसने इस ऑपरेशन पे स्टे लगा दिया। 13 अगस्त को फाइनल डिस्पोजल किया गया, मतलब 13 अगस्त को स्टे लगाया। 16 नवंबर 1992 में ये जजमेंट आया। अब इस जजमेंट में था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, ये जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया, सरकार का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। कास्ट बिल्कुल एक एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है बैकवर्डनेस का। तो यानी कि जो रिकमेंडेशन है ओबीसी के लिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, उसको इंप्लीमेंट की गई 1992। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया
ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि 50% से ज्यादा नहीं जा सकता, कहीं पे भी 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं जा सकता। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा ना प्रॉब्लम हुई थी, महाराष्ट्र का जो 2018 का एक्ट था, मराठियों को रिजर्वेशन दो, ये आपने देखा, लेकिन वो 50% से ऊपर चला गया, 60 से ऊपर चला गया, कोर्ट में गया और अभी सुप्रीम कोर्ट, मैंने उसको कवर भी किया, उसको खत्म कर दिया 50% से। इंदिरा साहनी केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इंदिरा साहनी केस अगर रिजर्वेशन कभी भी 50% से ऊपर जाएगा, हालांकि ज्यादातर पार्टीज ये बोल रही हैं कि इंदिरा साहनी केस को दोबारा विजिट करो, इसको रिव्यू करो, 50% से ज्यादा हुआ तो फिर वो गड़बड़ है। हालांकि वही है ना, इंदिरा साहनी केस को इसलिए रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी 50% इस लिमिटेशन को ब्रीच कर रहे हैं। बहुत स्टेट में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ओके, 1993 में फिर क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इसको रिवाइज किया 2004, 2008, 2013, ये सब होता रहा है। फिलहाल आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, इंदिरा साहनी केस ने रिजर्वेशन को वैलिडिटी दे दी, 50% होगा। उसके बाद आपका मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, यहां 5 जजेस की बेंच थी, 4:1 से इसको हटाया गया। देखो आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब आप समझ लीजिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में खत्म कर दिया एक तरीके से कोर्ट को, ज्यादातर पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास दे दी, सब कुछ पार्लियामेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जो 42nd अमेंडमेंट में गलतियां की थी, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ने खत्म किया। तो मिनर्वा मिल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो दिया था। इसमें वही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यह बताया। यहां पे कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट की जो पावर है दैट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान से बढ़ के नहीं है पार्लियामेंट पावर। पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा लॉ लाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, ये ऑलरेडी केशव नंदा केस में हो गया था। अब यहां पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जो क्लॉजेस थे उनको टेक डाउन किया। आप समझिए कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का जो क्लॉज 4 और 5 था 1976, जो कि इमरजेंसी के लिए इसको इंपोज किया था, उसको टेक डाउन किया। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द बेसिक, इट इज लिमिटेड विच इटसेल्फ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इसने ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो संविधान को बदल दे। आखिरी केस की बात करेंगे दोस्तों, एसआर बोमई केस जो कि 1994 में आया था। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मिस यूज है आर्टिकल 356 का, उसको कर्ब किया। ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। हर बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। इसी समय दोस्तों आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद 2 साल पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, प्रेसिडेंट रूल लगाया था। तो ये जो मिसयूज है ये ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 आपकी नेशनल इमरजेंसी है, 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी है कि नहीं, और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आपको पता ही है, मैं सब कवर कर चुका हूं। 356 में क्या है कि प्रेसिडेंट रूल राज्य पे लगाया जा सकता है। किसी भी प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा दे, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खत्म कर दे। गवर्नर उसको बताएगा प्रेसिडेंट को, और यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भीमराव अंबेडकर ने आपको बता दूं, आर्टिकल 356 को एक डेड लेटर बोला था। इट इज अ डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये अब्यूज इट कैन बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी सेंटर में सरकार है, वो स्टेट की सरकार को हटाने के लिए ये कर सकते हो। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को 90 से ज्यादा बार हटाया जा चुका है। तो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आया, 9 जजेस की इसमें बेंच थी। अब इसमें एसआर बोमई, कर्नाटक में सरकार आई थी इनकी, एसआर बोमई की सरकार थी, उसको डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी खो दी, डिफेक्शंस थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, मूड खराब हो गया। बोमई ने गवर्नर उस समय जो पी वेंकटेश भैया जो गवर्नर थे, उन्होंने ये कॉपी दिखाई कि ये देख सकते हैं आप, जनता दल ने ये रेजोल्यूशन पास किया है और मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई कि मैं हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकूं।
बोम्मई जो है वो पहले कर्नाटक गए, कर्नाटक हाई कोर्ट गए सर गवर्नर के डिसीजन, क्योंकि गवर्नर है बोम्मई की, ये उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके, उससे पहले ही गवर्नर ने उनको हटा दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया। तो उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद बोम्मई जो है सुप्रीम कोर्ट गए। 5 साल लगे दोस्तों। 1994 9 जजेस की बेंच बैठी और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो सबसे ज्यादा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना, आगे आने वाले समय जो ऐतिहासिक डिसीजन होते हैं वो आगे आने वाले समय में उसको यूज किया जाता है। कोई भी अगर ऐसा केस आता है, तो जैसे अभी महाराष्ट्र का केस था, मराठाओं को क्या हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे दें, ये केस कहां गया, कोर्ट में। एक्ट 2018 में पारित किया। अब यहां पे 1900 जो इंदिरा साहनी केस था 1990s का, उसको साइट किया कि इंदिरा साहनी केस में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है। यानी कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं ना, उनको आगे के जजमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो 9 जजेस की बेंच थी, उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया और आज भी इसको हमेशा साइट, अभी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती, क्योंकि ये केस है, एसआर बोम्मई का साइटेशन होगा। डिस्प्यूट क्या थे एसआर बोम्मई के, कि प्रेसिडेंट रूल आप कैसे लगा सकते हैं स्टेट पे, कैसे इंपोज हो गया। और फिर यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हर जगह हर वक्त आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। उन्होंने बोला कि हां बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट के पास पावर है सरकार को डिसमिस करने का, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। प्रेसिडेंट ये पावर तभी करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट रूल तभी लगेगा जब लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेस अप्रूव कर दे। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे होता क्या था कि इधर फोन किया प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर का बहुत पीछे हाथ होता था प्रेसिडेंट के पीछे, तो प्रेसिडेंट ऐसे रिमूव कर देता था, मेजॉरिटी नहीं है, प्रूव, उससे कोई मतलब नहीं, हटाओ इनकी सरकार को। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बोला कि अब आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही प्रूव करना पड़ेगा। तब तक प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन सरकार को सस्पेंड नहीं कर सकता। आपको दोनों हाउसेस का अप्रूवल होना पड़ेगा, 2 महीने का समय है। यस एंड यस, ये भी बोला कि आर्टिकल 356 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। जुडिशियल रिव्यू पे मैंने बताया है, ऐसे केसेस जिनका रिव्यू हो सके, जुडिशियल रिव्यू हो सके, बड़ा इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस दोस्तों इतना ज्यादा है कि इस समय जो वर्डिक्ट है, यहां पे सबसे पहली बात, कोई अनसर्टेन टर्म्स नहीं है। अभी अगर सरकार को अपनी अभी कोई भी पार्टी है उसको अपनी सरकार बजानी है, जैसे मान लीजिए कि यूपी में ही योगी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि कल को सेंटर जो है योगी की सरकार को रिमूव कर दे। वो जाएंगे पहले दोनों हाउसेज में, सदन में उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट है वो मीडिएट, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मीडिएटर बन गई। ओके 1999 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इट वॉज फोर्स्ड टू रीइंस्टेट अ गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी ने राबड़ी देवी सरकार को डिसमिस कर दिया था, लेकिन इसी को ही, एसआर बोम्मई केस को ही इसको साइट किया था कि आप ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा। यस ओके, तो ये 5 जजमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आए होंगे, मजा आई होगी। अरे यार कितना अंधेरा ही हो गया तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं और केसेस आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।